डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायोड एप्लीकेशन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का यूज़ होता है। यहाँ पर एक डायोड है इसका सर्किट में, एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज V0 मिलती है और इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से इसको एसी सप्लाई दी गई है एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तो आपके पास एसी की ये इनपुट वेवफॉर्म है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल। इस तरीके से इनपुट हम इस रेक्टिफायर को यहाँ पर दे रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। इस कंडीशन में 0 से पाई तक, तो इस कंडीशन में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो अगर हम डायोड से देखें तो पी टाइप में पॉजिटिव टर्मिनल है और एन टाइप में नेगेटिव। तो डायोड इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, यानी कि ऐसा क्लोज्ड स्विच वर्क करता है। तो डायोड का क्लोज स्विच में वर्क करने के कारण यहाँ पर एक क्लोज पाथ बन जाता है जिसके कारण इसमें करंट फ्लो करती है I। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज V0 हमको मिल जाती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट हमको यहाँ से लेके 0 से लेके और पाई तक मिलेगा। 0 से लेके पाई तक मिलेगा, सेम जैसा कि इनपुट है ऐसा। अगर बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायोड को अगर हम देखें तो जो पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया और एन टाइप पॉजिटिव, यानी कि डायोड रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में डायोड ऐसा ओपन स्विच वर्क करेगा, यानी कि जो करंट होगी यहाँ पर वो 0 होगी। जब करंट 0 होगी तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, जो आउटपुट को वोल्टेज मिलेगी वो 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वोल्टेज यहाँ पर 0 हो गई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस है, यानी कि ऑन है, और नेगेटिव साइकिल में डायोड रिवर्स बायस है, यानी कि ऑफ है। तो यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज का ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में वेवफॉर्म बन जाती है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज है। आप निकालते हैं एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट के लिए। हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके की थी। ये 0 है, पाई तक हमारे पास आउटपुट मिल रहा है, फिर पाई से लेकर 2 पाई तक नहीं मिल रहा है, फिर 2 पाई से 3 पाई मिल रहा है, इस तरीके से। तो अगर हम V0 की बात करें, आउटपुट की बात, तो 0 से लेकर पाई तक इसकी वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी, यानी कि जो इनपुट वेव शेप है उसी की तरह। फिर पाई से लेकर 2 पाई तक ये 0 वैल्यू आती है। तो अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक फंक्शन इंटू dt। तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/t यहाँ पर हमने जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है, तो टाइम पीरियड की जगह 2 पाई लिख दिया। 0 से लेकर 2 पाई तक फंक्शन है V0 इंटू डी ओमेगा टी। ओमेगा टी इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये एक्सेस है वो ओमेगा टी है। तो इसके बाद 0 से लेके 2 पाई की बात अगर हम करें तो उसको हम लिखते हैं 0 से लेके पाई तक, फिर पाई से लेके 2 पाई तक, क्योंकि फंक्शन 0 से लेके पाई अलग है और पाई से लेके 2 पाई तक अलग है। तो अगर 0 से लेके पाई तक की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर V0 की जगह है Vm sin ओमेगा टी, तो ये पुट कर दिया। फिर इसके बाद है पाई से लेके 2 पाई तक 0, तो ये पुट करते हैं, तो 0 तो हट गया। साइन ओमेगा टी का
इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। वी एम कॉन्स्टेंट है तो ये आगे आ गया 0 से लेकर पाई तक। इसके बाद लिमिट लगा लेंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस साइन है तो माइनस है कॉस पाई, फिर ये माइनस साइन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा तो कॉस 0। कॉस माइनस पाई की वैल्यू हो गई -1, तो माइनस माइनस का +1 तो इस तरीके से ये आ गया 2Vm/2 पाई। 2 से 2 कैंसिल, Vm/पाई, या फिर इसकी वैल्यू होती है 0.318 Vm। तो आपके पास DC वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू आ गई 0.318 Vm। इस तरीके से करंट की सेम मैनर में एवरेज वैल्यू या फिर DC वैल्यू आ जाएगी 0.318 Im। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो इसमें जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होती है PIV, वो होती है Vm। पीक इन्वर्स वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है। अगर इस डायोड की यहाँ पर बात करें तो इसमें मैक्सिमम रिवर्स बायस की कंडीशन में मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो Vm अप्लाई हो सकती है, तो इसलिए इसकी PIV हो गई Vm। इसके बाद RMS वैल्यू निकालते हैं। RMS वैल्यू किसी फंक्शन का होता है रूट के अंदर 1/t 0 से लेकर t तक f फंक्शन का स्क्वायर dt। इस फॉर्मूले से RMS वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन 0 से लेकर 2 पाई तक है और आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज का स्क्वायर d ओमेगा टी। तो 0 से लेकर पाई तक Vm साइन ओमेगा टी वैल्यू थी, ये वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक, उसके बाद 0 थी तो फिर हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो 0 वाला तो हट जाएगा। तो Vm स्क्वायर हमारे पास जो है कांस्टेंट है तो इसको हटाते हैं, तो 0 से लेकर पाई तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये इसका फार्मूला होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इस फार्मूले से। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से कर दिया तो 1/4 पाई हो जाता है। तो 1/4 पाई 0 से लेकर पाई तक 1 का इंटीग्रेशन और फिर 1/4 पाई 0 से लेकर पाई तक कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। तो 1 का ओमेगा टी आ जाएगा और कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो 0 से लेके पाई तक। इसके बाद लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई -0 आ जाएगा। साइन पाई या फिर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 आ गया। तो बचा हमारे पास Vm रूट के अंदर 1/4 पाई इंटू यहाँ पर पाई था, ये पाई, तो ये पाई यहाँ पर आ गया। तो पाई से पाई कैंसिल, रूट के अंदर 1/4 है तो 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो Vm/2, तो इसकी RMS वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की RMS वैल्यू Vm/2 आ गई। ऐसे ही करंट की आ जाएगी Im/2। अब टॉपिक है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर को समझने से पहले ये जानना होता है कि जो किसी भी रेक्टिफायर का आउटपुट है उसमें AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। जो AC कंपोनेंट होते हैं उसे कहते हैं रिपल। तो रिपल फैक्टर होता है AC कंपोनेंट का कितना परसेंटेज रेक्टिफायर के आउटपुट में, उसे बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर को हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। यानी कि आउटपुट वोल्टेज में कितना AC कंपोनेंट है अपॉन कितना DC कंपोनेंट है, इसका जो रेशियो होगा उसे बोलेंगे रिपल फैक्टर। तो मान लेते हैं कि AC कंपोनेंट जो है उसकी RMS वैल्यू है VRRMS, यानी कि रिपल फैक्टर के AC कंपोनेंट की RMS वैल्यू। तो हमारे पास रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा
RMS अपॉन VDC या फिर एवरेज वैल्यू जिसे हम कहते हैं। और करंट के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज की जगह करंट का साइन आ जाएगा IR/RMS अपॉन IDC। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अगर हम किसी भी रेक्टिफायर की आउटपुट में लोड करंट की बात करें तो उसमें DC और AC कंपोनेंट दोनों होते हैं, तो उसका टोटल RMS वैल्यू आती है जो वो होती है IRMS इक्वल टू रूट के अंदर DC का स्क्वायर, DC कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस AC कंपोनेंट का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम डिवाइड करेंगे IDC का दोनों साइड, तो IDC का जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, यहाँ पर अंदर जाएगा रूट के, तो IDC स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ही कैंसिल होना जाएगा और यहाँ पर I स्क्वायर DC आ जाएगा। तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो I स्क्वायर RMS अपॉन I स्क्वायर DC इज इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू ये फार्मूला आ जाएगा, और कहने का मतलब R जो रिपल फैक्टर है वो उसका एक कॉमन फार्मूला आ जाएगा IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर माइनस 1 का रूट। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखें तो उसमें RMS वैल्यू हमने देखी है IM/2 और IDC होता है IM/पाई। IM से IM कैंसिल, तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी रिपल फैक्टर की वो आएगी 1.21। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये रिपल फैक्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी इफ़िशियंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें तो DC पावर डिलीवर्ड यानी कि जो DC पावर आउटपुट आ रही है अपॉन जो AC पावर हम इनपुट दे रहे हैं रेक्टिफायर को, ये आपकी इफ़िशियंसी होती है। तो पावर DC अपॉन पावर AC ये हो गया। एफिशिएंसी, ये एक सर्किट है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये डायोड है, RF दिखा रहा है डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, और RL दिखा रहा है लोड रेसिस्टेंस को। अगर यहाँ पर बात करें पावर DC की, तो पावर DC हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट में जो पावर है वो I स्क्वायर DC इंटू RL। पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, वहाँ से ही आया है। और AC की बात करें तो AC यानी कि इनपुट, तो इनपुट में पावर होगी इस, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो I स्क्वायर RMS इंटू RL प्लस RF यानी कि RL प्लस RF। तो ये पावर इजिकल टू यहाँ पर जो है प्लस यहाँ पर जो पावर है। इसके बाद एफिशिएंसी आ जाएगी DC पावर यानी कि ये, और AC पावर यानी कि ये। तो यहाँ पर DC और AC की वैल्यू रख देते हैं। DC की होती है एवरेज वैल्यू यानी कि IM/पाई, और AC की होती है IM/2। इसको पुट कर देंगे, IM से IM कैंसिल, 4/पाई स्क्वायर आ जाएगा। RL प्लस RF ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फोर अपॉन पाई स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 0.406 इसकी वैल्यू होती है। नीचे वाले सेक्शन में हमने RL कॉमन लिया, तो RL से RL कैंसिल, 1 प्लस RF अपॉन RL। RL RF के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो फैक्टर है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो ये फैक्टर नेग्लिजिबल बन जाएगा, तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 0.406 अपॉन 1 यानी कि 0.406।
अगर इसको हम परसेंटेज में नोट करेंगे तो 40.6%। ये होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो टाइप होते हैं। पहला होता है सेंटर टाइप रेक्टिफायर, जिसमें हम 2 डायोड का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें हम 4 डायोड का यूज़ करते हैं। तो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम इस तरीके से, इसमें 2 डायोड होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। बीच में लोड रेसिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ये एसी इनपुट यहाँ से देना है। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इस डायोड की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये एन टाइप से नेगेटिव। तो यानी कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये डायोड रहेगा। इसकी बात करें तो पी टाइप से नेगेटिव और एन टाइप से पॉजिटिव, यानी कि ये रिवर्स बायस में होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये एज अ क्लोज्ड स्विच यानी कि ऑन की पोजीशन में रहेगा और ये वाला ऑफ की पोजीशन में रहेगा। तो करंट केवल यहीं फ्लो करेगी, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी इसमें। तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगी वो इस लूप के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये इनपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज आपको इस तरीके से मिल जाएगी। इस कंडीशन में D1 फॉरवर्ड बायस यानी कि ऑन है और D2 रिवर्स बायस है। दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उस टाइम पे ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस डायोड की अगर हम बात करें तो ये पी टाइप नेगेटिव से यानी कि रिवर्स बायस है, तो ये ऑफ यानी कि एज ओपन स्विच वर्क करेगा। और T2 आपके पास फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में एज अ क्लोज्ड स्विच वर्क करेगा, ऑन की पोजीशन में रहेगा। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। तो इसीलिए नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास इस तरीके से वेव फॉर्म बनेगी। ये वेव फॉर्म यहाँ ना जाके इस तरीके से जा रही है, क्योंकि करंट, अगर हम इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट देखें तो करंट इस केस में करंट इस साइड जा रही है और इस केस में भी करंट इसी साइड जा रही है। यानी कि करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। तो वोल्टेज में भी अगर हम देखें तो हायर पोटेंशियल ये और लोअर ये हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हायर पोटेंशियल ये और लोअर ये हो जाएगा। तो क्योंकि आपके पास जो पोलैरिटीज़ हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से है, पोलैरिटीज़ चेंज नहीं हुई, इसीलिए इस वेवफॉर्म पॉजिटिव साइड मिलती है हमको। तो इस तरीके से नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का फ्लो होता है और हमको ये डीसी आउटपुट मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टेप के केस में। और अगर ब्रिज रेक्टिफायर है तो उसका आउटपुट भी इसी तरीके से होता है। आप देखते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर के लिए PIV, सेंटर टेप में PIV 2VM होता है। इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रखी है इस रेक्टिफायर में, तो ये डायोड इस टाइम रिवर्स बायस है और ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो PIV यानी कि इस डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, तो ये PIV मान लेते हैं। वोल्टेज की जगह मैंने PIV लिख दिया है। इसको निकालने के लिए ये PIV है, ये VI की मैक्सिमम वोल्टेज होती है VM, ये V0 है, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज होगी VM। V0 की पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव है और इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल हमने अप्लाई कर रखी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। और करंट तो इसी साइड जाती है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर लूप 1 में हम KVL लगाएं तो हमारे पास एक इसकी वोल्टेज, जिसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं PIV, प्लस इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज का सम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो PIV का मैं लूप इस तरीके से लगा रहा हूँ।
तो इसका साइन ये पॉजिटिव सेकंड साइन कंसीडर करता हूँ जब करंट इधर से इधर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर लूप लगाते हुए इसका सेकंड साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का PIV, इसका सेकंड साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव का V0 का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि VM, फिर इसका सेकंड साइन नेगेटिव है तो माइनस का VM यानी कि VI का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से PIV इज इक्वल टू 2PM ये आ जाती है। अब देखते हैं एवरेज वैल्यू फुल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। फुल ब्रिज रेक्टिफायर चाहे आपके पास सेंटर टेप टाइप हो चाहे आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर हो, दोनों के लिए एवरेज वैल्यू सेम निकलती है क्योंकि आउटपुट सेम होता है। तो यहाँ पर ये V0 है, 0 से लेकर पाई तक ये 0 से लेकर पाई तक V0 इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है, तो सेम हमने रख दिया। पाई से लेकर 2 पाई तक V0 इज इक्वल टू माइनस VM साइन ओमेगा टी है। माइनस का मतलब क्योंकि आपके पास इनपुट के अपोजिट आउटपुट आ रहा था इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, तो माइनस का VM साइन ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू निकाल देंगे, वही फार्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि 2 पाई, 0 से लेके टाइम पीरियड यानी कि 2 पाई V0 डी ओमेगा टी। तो यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पाई से लेकर 2 पाई तक की वैल्यू रखेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू या फिर DC वैल्यू आ जाएगी 2VM बाई पाई यानी कि 0.3636 VM। और RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आया हुआ है रूट के अंदर 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि 2 पाई, 0 से लेकर टाइम पीरियड यानी कि 2 पाई, फंक्शन का स्क्वायर डी ओमेगा टी। यहाँ पर V0 की वैल्यू, फंक्शन जो V0 है इसकी वैल्यू VM साइन ओमेगा टी 0 से लेकर पाई तक और फिर माइनस VM साइन ओमेगा टी पाई से लेकर 2 पाई तक पुट करने पर, इंटीग्रेशन करने पर जो वैल्यू आती है वो होती है VM बाई √2। तो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर के लिए RMS वैल्यू आ जाएगी VM बाई √2। अगर रिपल फैक्टर कैलकुलेट करें तो फॉर्मूले हम IRMS और IDC की वैल्यू, रिपल फैक्टर फार्मूला हमने देखा था अभी, R इज इक्वल टू रूट के अंदर IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1। तो RMS वैल्यू IM बाई √2 रख देंगे, DC यानी कि एवरेज वैल्यू रख देंगे, तो आती है 0.482। तो ये रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। इसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हमने IDC यानी कि फुल ब्रिज रेक्टिफायर की DC वैल्यू, एवरेज वैल्यू हमने रखनी है, IRMS यानी कि इसकी RMS वैल्यू। तो अगर जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी की जगह आ जाएगा 81.2%। ये होती है फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, चाहे वो सेंटर टाइप हो ब्रिज टाइप हो, दोनों ही कॉमन ही होती है। सेम मैनर में इसको निकाल देंगे जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने निकाला था। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।